का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ट्राई शुरू की थी। और इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि हमारे पास एक डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन था जिसमें 2 बैलेंस शीट थी और एक हमारे पास उसमें इनकम स्टेटमेंट थी। और हम क्या कर रहे थे उसमें कि कैश फ्लोज फाइंड कर रहे थे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो जो पहले वीडियो थे उसमें हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज डिस्कस आपके साथ कर चुके थे। अगर आपने बेटा वो मिस कर दी है इस वीडियो को देखने से पहले, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वाली वीडियो को ज़रूर वॉच करें, देखें, और देन आप जो ये वाली वीडियो है इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज की, इसको वॉच करें। तो एक बात जो कि लास्ट वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर नहीं की, पीछे की कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के चूंकि हमारे पास 2 मेथड्स थे। चूंकि ये मैंने अपने इंट्रोडक्टरी सेशन जो कैश फ्लोज के दौरान डिस्कस किया हुआ था। एक मेथड था हमारे पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमारे पास था इनडायरेक्ट मेथड। तो अभी जिस प्रैक्टिस या जिस अप्रोच के थ्रू हम कैश फ्लोज फाइंड कर रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड। और आपको ये भी याद होगा, हमने ये बात की थी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में जस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की कैलकुलेशंस वेरीज करती हैं कि उनको कैसे कैलकुलेट किया जाए। फाइनल आंसर, फाइनल वैल्यूज वही रहेंगी, बट अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है। तो डायरेक्ट मेथड में हमने यही बात की थी कि सेल से लेकर नेट इनकम तक मूव करना होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पर जो मेथड इस वक्त शो हो रहा है, ये डायरेक्ट मेथड को शो कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमने सेल से लेकर नेट इनकम तक इंडिविजुअल अकाउंट को कंसिडर करते गए और देखते गए उनमें कैश इन्वॉल्व है या नहीं है। रिसीव हुआ है तब भी कंसिडर कर लिया, पे हुआ तब भी कंसिडर कर लिया, और कंसिडर करने के मीनिंग क्या थे, ऐड कर लिया डायरेक्ट मेथड में। और कंसिडर ना करने के मीनिंग से माइनस कर दिया, ये समझ करके उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ तक बेटा हम लास्ट जो सेशन था उसमें डिस्कस कर चुके थे। आज अभी हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के बाद हमारे पास जो कैश फ्लोज नजर आते हैं कौन से होते हैं, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज जरा रिकॉल करें, हमने क्या कही थी बात, कि ये हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स के हेड से फाइंड आउट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टमेंट को शो करते हैं। तो इसलिए अब लॉन्ग टर्म एसेट्स आपको आइडिया है कि ये बैलेंस शीट से नजर आएंगे। और बैलेंस शीट में जब आप मूव करते हैं तो वहां हेड नजर आता है आपको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का। फॉर योर कन्वीनियंस मैंने वहां से ये सेम वैल्यू जैसे वहां लिखी हुई है जिस हेड के अंडर, और फॉर बोथ ईयर्स 89 एंड 90 दोनों की वैल्यूज यहाँ आपको शो कर दी है, ताकि आपको ये साथ साथ चीज शो भी हो सके कि कैलकुलेशंस हो कैसे रही हैं। जरा देखिए, लैंड का अकाउंट है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में, चूंकि ये लॉन्ग टर्म अकाउंट है। अब जो लैंड अकाउंट है ये चूंकि हमारे पास क्या अकाउंट था जी, लॉन्ग टर्म एसेट्स में। अब यहाँ देखिए क्या चीज़ है कि लैंड हमारे पास 89 में भी 20,000 है और 90 में भी 20,000 है, कोई चेंज नहीं आया। भाई डेफिनेटली लैंड जितनी पहले थी उतनी अभी है, कोई चेंज नहीं आया। इट मीन्स कि ना लैंड सेल हुई है ना लैंड परचेज हुई है। अब चूंकि ना तो लैंड परचेज हुई है ना लैंड सेल हुई है, तो कैश की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगी। क्लियर है? तो यहां से हम इसलिए ये चीज इन्फर कर सकते हैं कि नो कैश वाज इन्वॉल्व्ड इन लैंड अकाउंट। ठीक है, तो इससे ना कोई इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो हो रहा है और ना कोई इन्वेस्टिंग कैश इनफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो है वो हमें जो चीज नजर आ सकती है वो हमारे पास है जी, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग जो अकाउंट है उसको भी आप बैलेंस शीट से जरा देखें एक मिनट के लिए। मैं जरा बेटा रुकता हूँ, आप बैलेंस शीट में मूव करें। बैलेंस शीट में आपको जो है वो देखें बिल्डिंग की वैल्यू सही नजर आती है। जी प्लीज देख लिया आपने? आपको बैलेंस शीट चूंकि दो थी आपके पास, 89 की बैलेंस शीट थी और 90 की बैलेंस शीट थी। ठीक है बेटा? तो उसमें 89 की बैलेंस शीट में आपको जो नजर आता है वो है आपके पास बिल्डिंग अकाउंट 3 लाख एंड 3,25,000। और इसी तरह 90 में जो आपको बिल्डिंग अकाउंट नजर आता है वो 962,500 है। ठीक है बेटा, देख लिया आपने वैल्यूज? 89 की वैल्यू है और 90 की, तो नजर क्या आ रहा है कि बिल्डिंग का साइज ग्रो कर रहा है। वर्थ जो देखा जाए पहले 3 लाख थी फिर 9 लाख है। चेंज आया कि नहीं आया बिल्डिंग में, पहली बात तो ये चेक करें। यस, चेंज आया है। कितना चेंज आया है? 6,37,500 का, मतलब इंक्रीज हुआ है।
अब ये इंक्रीज हो सकता है आपको किसी ने डोनेट की हो बिल्डिंग, किसी ने आपको गिफ्ट की हो बिल्डिंग, या आपने परचेज की हो यानी कि कंस्ट्रक्ट की हो। सारे केस हो सकते हैं ना कि आपने नई बिल्डिंग परचेज की है, आपको बिल्डिंग को गिफ्ट भी कर सकता है, आपको बिल्डिंग को डोनेट भी कर सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अब अगर तो कोई गिफ्ट कर रहा है, अगर कोई डोनेट कर रहा है, तो फिर तो इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अब कहाँ से चेक होगा कि भाई ये बिल्डिंग का जो चेंज आया 637,500 का जो इंक्रीज हुई है बिल्डिंग, किसमें कैश इन्वॉल्व है या नहीं। इसके लिए हमने जो अदर इन्फॉर्मेशन या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें मूव किया, और वहां चेक करें जो पैराग्राफ नंबर 2 है वो आपको क्या कहता है। तो बेटा जो पैराग्राफ नंबर 2 है ना, वो आपको बता रहा है कि हमारे पास जो है अ न्यू बिल्डिंग वाज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 637,500। ठीक है, तो क्या है, डोनेट नहीं हुई, आपको किसी ने गिफ्ट नहीं किया, आपने क्या की, बिल्डिंग ये परचेज की है। तो ये कहता है कि बिल्डिंग परचेज हुई है। आगे क्या कहता है, अ कैश पेमेंट ऑफ 437,500 plus a long-term note payable for 200,000 were given to cover the cost of the purchase। अब आपको यहाँ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई है कि जो बिल्डिंग परचेज हुई है उसमें कैश 100% इन्वॉल्व नहीं हुआ, रादर कैश उसमें इन्वॉल्व हुआ है 437,500। ये जो अंडरलाइन हुआ है ये एज इट इज इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है, अदर इन्फॉर्मेशन वहां से मैंने पिक करके इसको यहाँ पेस्ट किया है ताकि आपको ये क्लियर हो सके। वहां जो इन्फॉर्मेशन है आप क्रॉस चेक कर सकते हैं वहां पैराग्राफ नंबर 2 में जाकर कि वहां यही लिखा हुआ है। कैश कितना पे हुआ है, 4,37,500। तो यही कैश जो है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। बाकी क्या कहता है, प्लस अ लॉन्ग टर्म नोट पेएबल। अब वो 2 लाख है, आपको पता है कि रिमेनिंग अमाउंट नोट पेएबल की जिसके लिए कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो यही बात रिकॉल कर सकते हैं, हमने कहा था जो लॉन्ग टर्म नोट पेएबल है वो कैश फ्लो का पार्ट नहीं होते क्योंकि उनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। अब यहाँ से वो चीज़ हमें वेरीफाई होती नजर भी आ रही है कि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। खैर, आपको ये भी आइडिया है कि नोट पेएबल वैसे भी इन्वेस्टिंग का पार्ट हो ही नहीं सकते, भले वो शॉर्ट टर्म भले वो लॉन्ग टर्म तो कैश फ्लो का पार्ट होता ही नहीं ना। तो यहाँ वो चीज़ नजर भी आ रही है कि 2 लाख के अगेंस्ट बिल्डिंग मिली है, 2 लाख के अगेंस्ट आपको जो 2 लाख कैश है वो नहीं मिला, आपने नोट साइन करके दे दिया। तो समहाउ चीज़ जरा देखिए, बिल्डिंग परचेज हुई है, कैश जो इन्वॉल्व हुआ है वही इसमें कैश फ्लो में कंसिडर होना चाहिए। चूंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है तो हम कह सकते हैं ये जो बिल्डिंग परचेज करने के लिए कैश पे किया है यही आपका इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज का पार्ट है। तो जरा देखिए यहाँ पर हमने सेकंड जो हमारे पास टाइटल नजर आता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज का, ये देखें स्क्रीन पर बेटा, वो है कैश पेड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग इज 437,500। क्लियर है बेटा। तो ये हमारा है जो कैश हमने पे किया है बिल्डिंग को परचेज करने के लिए, ये हमारा इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है। बिल्डिंग का चेंज चेक किया, फिर चेंज में चेक किया कि कैश इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ। जितना कैश इन्वॉल्व हुआ उसे हमने कंसिडर कर लिया, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं था वो था नोट पेएबल लॉन्ग टर्म, उसे हमने कंसिडर नहीं किया। नेक्स्ट जरा देखिए, इसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हेड में हमें नजर आता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की देखिए 89 की वर्थ 2 लाख थी, फिर 90 में 520 है, इट मीन के इंक्रीज हुई है कितने से, 312,500 से। अब देखिए इक्विपमेंट भी अगेन हमें को गिफ्ट कर सकता है, हमें को डोनेट कर सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो इक्विपमेंट का इंक्रीज आ रहा है, क्या ये परचेज हुई है, क्या ये डोनेट हुई है या गिफ्ट हुई है। ये हमें अदर इंफॉर्मेशन से नजर आएगी। अगेन जो 3 नंबर पैराग्राफ है उसे हम देखते हैं। जब उसे हम देखते हैं तो हमें वहां नजर आता है कि जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, एडिशनल इक्विपमेंट was purchased for 312,500 और कैश का वर्ड साथ लिखा है कि यानी कि इक्विपमेंट परचेज हुई है वो भी कैश पे। अब जारी बात हमने यही बात की थी, अगर कैश इन्वॉल्व होगा तो कंसिडर कर लेंगे, चेंज में अगर कैश इन्वॉल्व है तो कंसिडर करेंगे। यहाँ उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो इक्विपमेंट इंक्रीज हुई है वो परचेज हुई है और इस परचेज को वो कैश में कंसिडर कर रहे हैं कि ये कैश में परचेज हुई है, तो इसलिए इसका कैश हमें पे करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है जी कैश पेड फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट इज 3,12,500। क्योंकि कैश पे हुआ है तो आउटफ्लो है, और किस एक्टिविटी में पे हुआ है, इन्वेस्टिंग में, तो हम इसे कह सकते हैं हमारा इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो अगेन देखिए, चेंज देखा, फिर चेंज में देखा कैश इन्वॉल्व है कि नहीं है, तो कैश जो इन्वॉल्व था हमने यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसमें
एक चीज बेटा यहाँ थोड़ी सी बता दूं मैंने, वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो नहीं हुई, वो है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है। बेटा फिर देखिए जरा, आपके पास जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, टोटल करंट एसेट के साथ नीचे देखिए हेड है इन्वेस्टमेंट्स का। इन इन्वेस्टमेंट्स में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी सिक्योरिटीज। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज, और वो देखिए पहले लिखा हुआ है 92,500। कितना बेटा, 92,500। फिर लिखा हुआ है 15,000, यानी कि पहले ज्यादा थी फिर कम हो गई। इसका मतलब क्या, आपने हो सकता कि ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई थी सिक्योरिटीज में, वो कुछ सिक्योरिटी सेल कर दी हो। अब आपको पता है कि जो सिक्योरिटीज होती हैं वो मार्केट में कॉस्ट प्राइस पर सेल भी हो सकती हैं, और कॉस्ट से कम पे भी और ज्यादा पे भी। अब जो चेंज था किन किन का बेटा, 92,500 का और 15,000 का। किन का बेटा, 92,500 का और किन का, 15,000 का। मैं आपको यहाँ पर ये देखिए शो भी करवा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हमारे पास थी इन्वेस्टमेंट इक्विटी सिक्योरिटीज में 92,500, ये देखिए ये बैलेंस हमें शो होता है किस में, 89 की बैलेंस शीट में। और जो बैलेंस शो होता है 19,000 में, वो शो होता है 15,000। अब जरा इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो वो हमें इक्विपमेंट का चेंज नजर आएगा जो कि है 77,500। ये बेटा जो यहाँ 77,500 है, ये क्या चीज है, चेंज आया है इक्विपमेंट का। ये देखिए जरा, अब आपको पता है कि ये जो चेंज आया है इक्विपमेंट का 77,500, ये हो सकता है कि ये सिक्योरिटीज इतने में सेल हुई हो, इससे ज्यादा प्राइस पे सेल हुई हो, इससे कम प्राइस पे सेल हुई हो। आपको पता है ना, जो मार्केट में इक्विटी सिक्योरिटीज होती हैं या कोई भी इस तरह की सिक्योरिटीज होती है जो ट्रेडेबल हो, मार्केटेबल हो, वो मार्केट में उनकी प्राइस डेली बेस पर चेंज होती है। हमें कैसे पता चलेगा ये कितने की सेल हुई है? जी, एग्जैक्टली आपने सही पिक किया कि हमें अदर इन्फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। तो बेटा जरा जो क्वेश्चन की अदर इन्फॉर्मेशन वाली साइड है वहां जाइए। अदर इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो सबसे पहली जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हुई है, मैं रीड कर देता हूं जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज विद अ कॉस्ट ऑफ 77,500। देखिए हमने भी यही डिफरेंस चेक किया, उसने भी वहां वही लिखा हुआ है, विद अ कॉस्ट ऑफ 77,500। ये देखिए हमने वही लिखा हुआ है। उसको क्या किया, वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 91,000। भाई 77,500 की इक्विपमेंट सेल कितने की हो गई है, 91,000 की। अब ये बात बड़ी मजे की आई भाई, कॉस्ट थी सिक्योरिटीज की 77,500, सेल हुई है कितने की, 91,000 की। इट मींस हमें गेन हुआ, हमें गेन हुआ। कितना गेन हुआ, डेफिनेटली जो कॉस्ट से ज्यादा मिला है। तो अब 77,500 और 91,000 का जो डिफरेंस है वो बनता है 13,500। मैं फिर बताता हूँ जी, सिक्योरिटीज थी 77,500 की, सेल हो गई 91,000 की। अब जब ये सेल हुई है 91,000 की, तो जो कॉस्ट से अबव प्राइस रिसीव हो रही है वो हमारा गेन है। अच्छा, अब ये चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जो लॉन्ग टर्म एसेट्स को सेल करने पे हमें कॉस्ट से अबव वैल्यू रिसीव होती है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। अब डिफरेंस कितना बना, 13,500। किन का डिफरेंस बेटा, 77,500 और 91,000 का। इन दोनों अकाउंट्स का डिफरेंस वो क्या कहलाएगा बेटा, ये जो मैंने अभी बोल्ड की वैल्यूज ये वाली, इन दोनों का डिफरेंस वो हमारे पास आएगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इज इक्वल टू 13,500। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जरा सोचिए कि बिजनेस को कैश क्या 77,500 रिसीव हुआ, क्या 13,500 रिसीव हुआ, या ये गेन भी मिल रहा है और कॉस्ट प्राइस भी मिल रही है। चूंकि इन दोनों को ऐड करेंगे 77,500 प्लस 77,500 प्लस कैपिटल गेन 13,500, दोनों को ऐड करेंगे आंसर कितना आता है, 91,000। तो कैश तो भाई 91 रिसीव हो रहा है। अब 91 की बाइफरकेशन कैसी है कि इसमें 77,500 कॉस्ट है और इस 91 में 13,500 गेन है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताइए हमारा कंसर्न किसके साथ है, सिर्फ गेन के कैश के साथ,
सिर्फ कॉस्ट वाले कैश के साथ या दोनों के साथ? एग्जैक्टली सही बोला बेटा, ये जो ब्लू शर्ट वाले बैठे हुए हैं, आपने सही बोला कि हाँ हाँ, आपका आंसर भी ठीक है, आपने भी सही कहा, बिल्कुल ऐसा होगा जी सर। 91,000 कैश रिसीव हुआ है, तो हम फिर कैश फ्लो में क्या कंसिडर करेंगे? 91,000। तो बेटा आपके सामने भी मैंने कहा कैलकुलेशन करके दिखा दें यहाँ पर, इसलिए इसको भी ऐसे कैलकुलेट कर लिया कि एक हमारे पास वैल्यू 89 की थी, एक 90 की थी, चेंज चेक किया तो ये डिक्रीज थी। डिक्रीज का कैसे पता चला कि हमने किसी को गिफ्ट किए हैं, डोनेट किए हैं, ये क्या लॉस तो नहीं हुआ, क्या हुआ? तो हमें पता चला कहाँ से? अदर इन्फॉर्मेशन से। भाई ये ना तो लॉस हुआ, भाई ना तो ये जो सिक्योरिटी सेल की गई हैं ये इस पे हमें वो हुआ है, क्या कहते हैं, कहीं हमने डोनेट की हैं, ना किसी को गिफ्ट की हैं हमने। हमने रादर सेल की थी, और सेल भी की है गेन पे। तो भाई कैश जितना रिसीव हुआ है वो आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट बन जाएगा। तो अब ये इस तरह से था जो हमने यहाँ पर शो किया हुआ है स्क्रीन पर, देखिए कैश रिसीट बाय सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 91,000। अब 91 लिखने का मतलब है इसमें गेन भी कंसिडर हो गया। और शुरू में जब कैश फ्लो का पैटर्न डिस्कस कर रहे थे, जब इसका फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे हम, आपके साथ बात हुई थी कि जो कैपिटल गेन होता है वो किसका पार्ट होता है? इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज का। तो यहाँ देखिए वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज का पार्ट बन गया है, कंसिडर हो गया है। तो लैंड में कोई कैश इन्वॉल्व नहीं था, बिल्डिंग में था, इक्विपमेंट था, इक्विपमेंट में कैश इन्वॉल्व था, और लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टमेंट में कैश इन्वॉल्व था। इन तीनों हेड्स को जब हमने एडलेस किया तो हमें यहाँ पे नेट वैल्यू मिल जाती है 6,59,000। और इट मीन्स कि कैश आउट हुआ है। आउट क्यों हुआ होगा? एसेट्स परचेज किए होंगे। आउट क्यों हुआ होगा? एसेट्स परचेज किए होंगे। तो इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक बात माइंड में रखिएगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो नेगेटिव साइन है, इसकी मीनिंग नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस शो करता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज का जो नेगेटिव आंसर है, उसका मतलब क्या है? बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? जब ग्रोथ होती है, जब एक्सपेंशन होती है, जब फ्यूचर जरा ब्राइट नजर आता है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ऑपरेशन एंड एनहेंस हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव मीनिंग देगा। इट मीन्स कि बिजनेस जो है वो आगे मजीद ग्रो करेगा। ठीक है। और जबकि इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज का अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए, उसका मतलब बिजनेस अपने एसेट सेल किए जा रहा है। बिजनेस अपने एसेट क्यों सेल कर रहा है? लिक्विडेट कर रहा है, अभी ऑपरेशन को क्यों वाइंड अप कर रहा है? तो वो एक जो है उसको पॉजिटिवली नहीं कंसिडर किया जाता, या परसीव नहीं किया जाता। तो क्या मैंने एक बताना चाहा, सोचा कि ये भी क्लियर कर दूं कि ये जरूरी नहीं होता नेगेटिव की मीनिंग नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो एनालिसिस के टाइम पे आपको ये आइडिया होना चाहिए। अच्छा, देन इसके बाद जो है वो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा जी फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। तो वो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारे जो वीडियो होगी उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है जी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।